नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चुनाव आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना के चुनावी रण की, जहां पर लोगों ने बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ तेलंगाना में मतदान दिवस मनाया है। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान किया गया। तेलंगाना चुनाव के साथ ही इस साल के आखिर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब पूरे हो गए। बात करें तेलंगाना की तो यहाँ मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस और बीजेपी की बीच माना जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस ने सभी 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि बीजेपी सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार खुद को 111 सीटों पर ही चुनाव लड़ा पाई और बाकी 8 सीटें अभिनेता पवन कल्याण की अगुवाई वाली जन सेना के लिए छोड़ दी गई थी। बता दें कि कांग्रेस ने यहां अपनी सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट दी और खुद बाकी 118 सीटों पर यह चुनाव लड़ा। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। तेलंगाना में गुरुवार सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत की गई थी, जहां मतदान को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला। बड़ी धूमधाम के साथ लोग भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग वोट करने अपने बूथों पर पहुंचे, जहां लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोगों ने मतदान दिवस का भरपूर आनंद लिया। दरअसल तेलंगाना में एक चरण में पूरा चुनाव हुआ, ऐसे में सभी 119 सीटों पर एक बार में ही वोट डाल दिए गए। तो वहीं अब वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। इस चुनाव में कुल 2290 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसका नतीजा अब आने वाली 3 दिसंबर को आने वाला है। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 106 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान किया गया। बता दें कि पूरे राज्य भर में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान मतदान करने वाले लोगों का हुजूम मतदान केंद्रों पर उमड़ा। इस कड़ी में तेलंगाना में टॉलीवुड सितारे वोट डालने पहुंचे, जहां आम लोगों की तरह फिल्म स्टार्स ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। इस लिस्ट में जूनियर NTR और अल्लू अर्जुन जैसे बड़े सितारे भी शामिल हैं। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मतदान किया, जहां उन्होंने आम लोगों की तरह ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी अपने परिवार के साथ वोट डाला। चिरंजीवी के साथ उनकी पत्नी सुरेखा और छोटी बेटी श्वेता नजर आई। लाइन में खड़े हो रहकर चिरंजीवी ने वोट कास्ट किया। तो वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पूर्व क्रिकेटर, जुबली हिल्स के कांग्रेस कैंडिडेट मोहम्मद अजरुद्दीन और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोट डाला। मतदान दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री KCR के बेटे और मंत्री KTR, जिसके साथ बेटी कविता ने भी बंजारा हिल्स में वोटिंग की, जहां तेलंगाना से पहले छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान किए जा चुके हैं। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बात करें साल 2018 की, तो साल 2018 में बीआरएस को 88 सीट मिली थी, कांग्रेस को 19 सीट मिली थी और बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट आई थी। अब 3 दिसंबर को देखना होगा कि आज के हुए मतदान दिवस में अब लोगों ने इसका फैसला रिजर्व कर दिया है, कलेक्टर के रख लिया है। इसका फैसला 3 दिसंबर को आने वाला है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां पर कैलेंडर को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे और बीजेपी के कार्यकर्ता बिहार में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए शेड्यूल छुट्टी कैलेंडर का विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ऊट-पटांग राजनीति करने का भी आरोप लगाया। दरअसल बिहार में 2 तरह की छुट्टी वाले कैलेंडर जारी किए गए हैं, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और यही वजह है कि बीजेपी राज्य भर में सरकार को घेरती नजर आ रही है। जितने हिंदू वर्ग का छुट्टी था, जो बिहार का कैलेंडर है उसमें उसको खत्म कर दिया गया।
ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? आप बताइए, जिउतिया ऐसा पर्व, तीज जैसा पर्व, ऐसे पर्व को आप नगण्य कर दीजिएगा, राम जन्माष्टमी जैसे पर्व को नगण्य कर दीजिएगा। आखिर क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति है, नहीं तो क्या है? तो नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां धान खरीदी सिस्टम पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। तो जांजगीर चांपा में धान खरीद सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिले के कई धान खरीद केंद्रों पर करोड़ों रुपए का बकाया है। दरअसल ये बकाया 2 सालों से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि धान खरीदी का सिस्टम जिला केंद्रीय बैंक, डीएमओ, सहकारी संस्थाएं और खाद्य से संचालित होता है। इन विभाग प्रमुखों का आपस में ही कोई तालमेल नहीं रहता, जिसके चलते धान खरीदी में लापरवाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लास्ट ईयर के धान खरीदी के मिलान पत्र के अनुसार बताने का मिलान किया गया था, जिसमें खरीदी केंद्रों में उसमें शॉर्टेज पाया गया था। इसके बाद शाखा प्रबंधक को कार्य के माध्यम से पत्र लिखकर उसमें कार्रवाई के लिखा गया था। उनके इसके पश्चात वहाँ पर से शाखा प्रबंधक द्वारा नोटिस जारी करने की स्थिति में फिर से उनको स्मरण पत्र जारी किया गया है और धारा 64 के वसूली की जो वैधानिक कार्रवाई होती है, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उसमें नहीं, हमारे सहकारिता में समिति वसूली के लिए सबसे कड़ी कार्रवाई धारा 64 ही होती है। तो बुलेटिन में बात लास्ट ईयर के धान खरीदी जांजगीर चांपा की ही, जहां पर लूट की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जांजगीर चांपा में 3 युवकों ने शराब दुकान को लूटने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद स्टाफ की सूझबूझ के चलते लूट की कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल ग्राम ससा कोसरी और ससा के बीच गांव के बाहर शराब की दुकान के बाद बाहर 3 बाइक सवार नकाबपोश युवक शराब भट्टी आए और बंदूक की नोक पर शराब भट्टी में लूट करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान भट्टी के कर्मचारी सतर्क हो गए और उन्होंने नकाबपोश युवकों की हरकतों को देखकर दरवाजा ही बंद कर लिया। कर्मचारियों ने इस मामले की रिपोर्ट पामगढ़ थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लुटेरों की तलाश में जुट गई। थाना पामगढ़ के ग्राम ससहा के शराब दुकान में कुछ अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में लूट करने की नीयत से आए हुए थे। उनमें कुछ अपने मुंह को गमछा से ढका हुआ था और हेलमेट भी लगाए हुए थे। उनके द्वारा एक गन जैसा वस्तु दिखाकर गार्ड को अंदर रकम को लूटने की नीयत से दुकान के अंदर चलने को कहा गया, लेकिन गार्ड के सूझबूझ से अंदर जाते वक्त तेज़ी से उसने दरवाज़ा को बंद कर दिया, जिससे एक जो अज्ञात आरोपी का हाथ फंस गया और वो लोग भागने पर मजबूर हो गए, वहाँ से भाग गए। किसी प्रकार से लूट के घटना को अंजाम देने में वे कामयाब नहीं हुए। थाना पामगढ़ में इस घटना पर से धारा 398 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई है, जिनके द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसको प्राप्त कर भी उसको भी खंगाला जा रहा है। थाना पामगढ़ के ग्राम ससहा के शराब दुकान में तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव की, और जिसके लिए अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने जानकारी दी और बताया कि जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में ही मतगणना होगी। मतगणना के लिए प्रशासनिक स्तर पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना कार्य में 158 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और सुबह 9 बजे तक विधानसभा के पहले राउंड के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग रूम में गिनती होगी, जिसके लिए इसके साथ ही सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। मतगणना की जानकारी के लिए जांजगीर के चौक चौराहे में अनाउंसमेंट के लिए साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां मतगणना के दिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के साथ गिनती की जाएगी।
के प्रत्येक राउंड के बाद में इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पे राउंड के रिजल्ट अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में 1-2 मुख्य स्थानों पर पब्लिक अनाउंसमेंट के तहत कि हर राउंड में कौन से कैंडिडेट्स आगे हैं उसकी भी उद्घोषणा की व्यवस्था की जा रही है। दूसरा जो आपका सवाल था कि काउंटिंग की शुरुआत कब होनी है, सुबह 8 बजे 3 तारीख को काउंटिंग की हम शुरुआत कर लेंगे। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है, जो आपके सर्विस वोटर हैं और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनके पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम्स की गिनती हमारी शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, ईवीएम की जो मशीनें हैं वो हमारे जो पॉलिटेक्निक का ग्राउंड है, पेंड्री है, उसमें रखी गई हैं ईवीएम। वो स्ट्रांग रूम ऑब्जर्वर्स की और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील किया गया था। उसको काउंटिंग के दिन ही सुबह उसकी सीलें खोली जाएंगी। जो पोस्टल बैलेट है उसको ईसीआई के मापदंडों के अनुसार जो हमारा ट्रेजरी है उसमें डबल लॉक में उसको रखा गया है। पोस्टल बैलेट में भी 2 प्रकार के पोस्टल बैलेट हैं। जो शासकीय कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में जिले में, उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान जो पोस्टल बैलेट कास्ट किए थे वो ट्रंक में बंद होकर के, सील बंद संदूक में बंद होकर के स्ट्रांग रूम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की झांसे मंदिर के दान पात्र ही लूटने का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद में केला देवी मंदिर के दान पात्र से चोरी करने का मामला सामने आया। बता दें कि लुटेरों ने बीती रात माता श्री केला देवी मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र में रखे लगभग 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। इस दौरान मंदिर के प्रधान ने पुलिस से चोरी की शिकायत की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और चोरों की तलाश में भी जुट गई। केला देवी मंदिर है, सी ब्लॉक, शिवाला कॉलोनी जी। ये रात की कम 2:30 और 4 के बीच में ये ताला तोड़ा गया है और वो बंदा कौन है हम नहीं जानते। कैमरे में जो देखा है हमने, उसकी रिकॉर्डिंग है जो उस हिसाब से कम से कम 1.5 घंटे उसने रेकिंग करी है। अच्छा, 2:30 से लेकर हाँ बाहर रेकिंग करी है और 4 बजे पहले सारा सामान तोड़ कर यहाँ लेके निकल गया। मेन गेट का ताला तोड़ा है? मेन गेट का ताला तोड़ा है, फिर अंदर गुल्लक का ताला तोड़ा है। जो गुल्लक है? हाँ जी। कितने पैसे थे उसमें? शायद लगभग होंगे 1 लाख रुपये। ये 2 नंबर ए ब्लॉक में ये जो मंदिर है इसी की घटना हुआ है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमने जो देखा लगभग 2:30 बजे के आसपास वो पहले घूमता रहा है यहाँ आसपास। उसने ताला तोड़ के अंदर नहीं घुसा, वो फिर आसपास घूमता रहा क्योंकि सड़क पे कुछ मूवमेंट थी। एक बार पीसीआर की गाड़ी भी 2:30 बजे के आसपास यहाँ से गुजरी है, शायद पीसीआर थी क्योंकि लाइटें फ्लैश हो रही थी और आसपास कुछ शादी है, इस वजह से यहाँ थोड़ी मूवमेंट थी। ताला तोड़ने के बाद भी वो बाहर घूमता रहा। लगभग 3:11। तो फरीदाबाद में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने नाम बदलकर नाबालिग लड़की के साथ पहले दोस्ती की, उसके बाद बंधक बनाकर नाबालिग के साथ वो दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता बालिग हुई तो उसका धर्मांतरण कराकर उसने शादी कर ली। दरअसल आरोपी ने नाम बदलकर पहले नाबालिग लड़की से दोस्ती की और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपी करीबन 1 साल तक उस युवती के साथ बलात्कार करता रहा और उसे बंधक बना के रखा, जिसके बाद जब लड़की बालिग हो गई तो उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जहां पुराने मामलों को भी लेकर पुलिस आरोपी की कुंडली खंगाल रही है। बता दें कि वहीं सेक्टर 16 महिला थाना एसएचओ इंदु बाला का कहना है कि इस मामले में धर्म परिवर्तन से लेकर गैंगरेप और किडनैपिंग जैसी संगीन धाराओं में 14 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। हाँ, ये कंप्लेनेंट थे अपना कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट दी है दिनांक 25/11/2023 को, तो उस मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करी गई है और तफ्तीश गहनता से अमल में लाई जा रही है। किस तरह की शिकायत मिली है और मुकदमा जो दर्ज हुआ किन धाराओं में दिया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का भी मामला सामने बताया जा रहा है। हाँ जी, वो धारा भी इसमें है केस के संबंध में और पोक्सो के रिगार्डिंग भी बताया गया कि जब वो नाबालिग थी तब उसके साथ एक होटल में ले जाकर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है। और बाकी लोगों पर भी गैंगरेप और किडनैपिंग करना, बंधक बनाना, मारपीट कर देना, गर्भपात और दूसरी। तो
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पर लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। तो 1 मई साल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर को एक ऊंचा उठाया जा सके और उनका जीवन आसान बनाया जा सके। इस कड़ी में देश की करोड़ों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। इस दौरान हरियाणा में महिलाओं ने कहा है कि इस योजना के चलते उनके जीवन स्तर में भी बहुत सुधार हुआ है। बता दें कि फरीदाबाद में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं ने बताया है कि सरकार की तरफ से उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध होने के बाद बहुत फायदा हुआ है और उन्हें सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जा रही है। तो वहीं महिलाओं ने सरकार का धन्यवाद अदा किया। बहुत फायदा है हमें सिलेंडर से। पहले हम चूल्हे पे बनाते थे, आंखों में जलन होती थी, बहुत दर्द होता था आंखों में। अब इतना फायदा है हमको गैस से, तो हमको बहुत आराम है। सरकार ने जिस तरह से उज्ज्वला ये कनेक्शन फ्री दे दिए, पहले भी और जो सिलेंडर है उन पर भी सब्सिडी कम थी है, उनसे कितना फायदा हो रहा है? सरकार की जो स्कीम लगातार चल रही है, कितना फायदा पहुंच रहा है? हमको बहुत फायदा है। देखो हमको मिला तो भगवान, अभी आई हमारे भी गैस, हमको मिला तो सबको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है। पहले हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे, अब इसके लिए हमें लकड़ी लेने जाना पड़ता था, इसलिए अब सरकार ने ये उज्ज्वला योजना बना दी है, बहुत अच्छी है। इसलिए अब ना तो आंखों में धुआं लगता है और ना लकड़ी के लिए जाना पड़ता है, इससे जल्दी का घर का काम निबट जाता है। ये सर बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें हमको एक तो ये है कि ये औरों से कम दाम में सिलेंडर भरता है, और इससे ये है कि हमें यहाँ जो पहले चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता था, धुएं की वजह से आँखों में हमारे दर्द होता था, आँख लाल हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये गैस पे खाना बन जाता है जल्दी से। बहुत फायदा हो रहा है और हम भी एक गांव के रहने वाले हैं। पहले चूल्हे पे रोटी करते थे, बहुत परेशानियां होती थी, आंखों में धुआं लगता था, दर्द होता था। और तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं देवास की, जहां नदी के पास खस्ता हाल सड़क होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देवास जिले के पीपल नेरिया और सिरोह जिले के छिपानेर के बीच काकेड़ी नदी पर लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देवास जिले के सीहोर जिले को जोड़ने वाली काकेड़ी नदी पर लोगों को निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जहां बीते दिन हुई बारिश के कारण काकेड़ी नदी में मिट्टी के मचने से रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस मार्ग से महिला, बच्चे, बुजुर्ग और नर्मदा परिक्रमा के लिए संत गुजरते हैं। नदी पर पुल पुलिया के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों की राशि की मंजूरी दी गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की कछुआ चाल के चलते निर्माण का कार्य धीमा चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नदी का निर्माण कार्य समय से पहले अगर हो जाता तो उन्हें आने जाने में थोड़ी आसानी होती। इस पुल के निर्माण होने से 3 दर्जन से अधिक गांव के लोगों के आने जाने को में रास्ता मिलेगा और आसानी होगी, और लोगों को इस दौरान अब मट्टी के रास्ते से गुजरने पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।